बुलेटिन की शुरुआत हम करते हैं उत्तर प्रदेश से मिली एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ। गोंडा से हादसे की खबर है। सिलेंडर ब्लास्ट में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। हादसे में मरने वालों की संख्या 8 तक पहुंच गई है। धमाका इतना जोरदार था कि बिल्डिंग का बड़ा हिस्सा मलबे में तब्दील हो गया। मलबे में कुल 15 लोग दब गए थे। पुलिस के मुताबिक मलबे से लोगों को ढूंढने का काम पूरा हो चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। कल तक यहाँ कुछ परिवारों का खुशहाल आशियाना हुआ करता था और आज सुबह पूरा घर मलबे में तब्दील हो चुका है। ईंटों का ढेर लगा हुआ है, सरिये निकल चुके हैं, छत का हिस्सा जमीन पर है, खिड़कियां झूल रही हैं। जहां तहां कपड़े, फर्नीचर और घरेलू सामान बिखरे पड़े हैं। इस बात की गवाही देते हुए कि कल तक यहां लोगों का बसेरा हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ जमींदोज हो चुका है। जेसीबी की बड़ी बड़ी मशीनें रात में ही मलबा साफ करने में जुट गई। ये यूपी के गोंडा का टीकरी इलाका है। पुलिस के मुताबिक टीकरी के ठठेरपुरवा गांव में कल सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। धमाका इतना जोरदार था कि 2 मंजिला मकान भरभरा कर गिर गया। मकान के मलबे में 14 लोग दब गए। इनमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लोगों का इलाज जारी है। ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है। सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है। सिलेंडर धमाका कल रात करीब 11 बजे हुआ। खबर लगते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस के साथ एसपी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो आईजी देवी पाटन मंडल भी मौके पर पहुंच गए। घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक मलबे से लोगों को ढूंढने का काम पूरा हो चुका है। आज सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन में मलबे से 14 साल के बच्चे का शव मिला। अचल श्रीवास्तव, गोंडा, आज तक। इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष शर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। संतोष, बीती रात ही हादसा हुआ, घटनास्थल पर क्या अब काम पूरा हो चुका है? जो लोग घायल हैं उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? देखिए, जो रेस्क्यू ऑपरेशन था वो पूरा हो चुका है। मौके पर जो डीएम गोंडा है मार्कंडेय शाह वो पहुंचे हुए हैं। जो एसपी गोंडा है उन्होंने भी दौरा किया हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद इस पूरी घटना का संज्ञान लेते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं कि आखिर ये घटना हुई कैसे। वजह साफ है कि अभी तक जो प्राइमरी चीज निकल के आ रहा है, इस घटना के पीछे सिलेंडर ब्लास्ट एक वजह मानी जा रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के घर में, नूरुल हसन के घर में ये ब्लास्ट हुआ है, वो पहले आतिशबाज था, यानी उसके पास लाइसेंस थी, वो पटाखे बेचता था, लेकिन 2-3 सालों से उसका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं हुआ। तो इस आशंका में कि कहीं अवैध पटाखे का कारोबार तो इस धमाके की वजह नहीं है, इस बात पर भी जांच की जा रही है। मौके पर बीडीएस और फॉरेंसिक की टीमों को भी लगाया गया है। लेकिन अभी वहां पर राहत का जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो चुका है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। 6 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच गोंडा के जिला अस्पताल में झूल रहे हैं। जी, शुक्रिया संतोष इस जानकारी के लिए आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। देश में कोरोना की रफ्तार में एक बार फिर बढ़ोतरी देखी गई। 24 घंटे में करीब 1,32,000 नए केसेस सामने आए हैं। अगर कल से आज के आंकड़ों की हम तुलना करें तो नए मरीजों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। 1,32,000 केसेस बीते 24 घंटे में आपको दिख रहे हैं, जबकि इससे पहले के दिन 1,27,000 के आसपास ये आंकड़ा था। 24 घंटे में 3,207 लोगों की मौत हुई है। 2,31,456 लोग ठीक होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा चिंताजनक बना हुआ है। 24 घंटे में 3,207 लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। ये आंकड़ा कल 2,800 के करीब था और आज बढ़कर 3,200 के करीब। दिल्ली और मुंबई के हालात सुधर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मामले अब भी दक्षिण भारत के राज्यों से सामने आ रहे हैं। आपको देश की राजधानी के 24 घंटे की स्थिति दिखा रहे हैं। 623 केसेस रिपोर्ट हुए। ठीक होने वालों की संख्या 1,423 और 62 लोगों की मौत हुई है।
वहीं देश के अलग अलग राज्यों की स्थिति पर आप नजर डालें, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र अभी भी टॉप पर बने हुए हैं केसेस के मामले में। और दक्षिण भारत के जो 5 राज्यों के आंकड़ों को अगर हम जोड़ लें तो वो बाकी भारत से ज्यादा दिखाई देते हैं। वहीं गुजरात, बिहार, दिल्ली, झारखंड, इनकी स्थिति भी आपके सामने। देश के 2 महानगरों की अगर तुलना करें, दिल्ली और मुंबई की, मुंबई में 831 केसेस सामने आए हैं 24 घंटे में, दिल्ली में 623 केसेस, मुंबई में 23 लोगों की बीते 24 घंटे में मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में 62 लोगों की मौत की खबर है। कोरोना काल में बच्चों के इम्तिहान पर खतरे का साया मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए केंद्र सरकार ने लंबे मंथन के बाद सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया। 14 लाख से ज्यादा बच्चे अपने इम्तिहान को लेकर परेशान थे। पिछले साल की तरह स्कूल्स के इंटरनल परीक्षा के आधार पर रिजल्ट अब तय होंगे। अगर कोई छात्र इससे संतुष्ट नहीं होगा तो वो अलग से परीक्षा दे सकता है, लेकिन ये हालात ठीक होने पर ही होगा। राज्य सरकारें भी बोर्ड परीक्षा को लेकर अब मंथन कर रही हैं ताकि बच्चों के जीवन का इम्तिहान न हो। इस वक्त और जानकारी के साथ मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से कुमार अभिषेक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, पहले आपका रुख करते हुए, देखिए स्टूडेंट के एग्जाम्स का हम जिक्र कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी एग्जाम्स को लेकर सरकार विचार कर रही है। कब तक हम इसे फैसले की सूरत में देख सकते हैं? देखिए मीनाक्षी, निश्चित तौर पर जब तक सरकार ने फैसला नहीं लिया था तब तक यहाँ के जितने तमाम पब्लिक और प्राइवेट स्कूल थे उन लोगों ने मांग की थी कि सुरक्षित तरीके से परीक्षाएं कराई जाएं, 12th के एग्जाम्स जरूर कराए जाएं। और बाकायदा जो यहाँ के सबसे बड़े सीएमएस के संचालक हैं स्कूल, उन्होंने प्रधानमंत्री को एक पत्र भी लिखा था कि बच्चों के एग्जाम्स होने चाहिए। लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार ने भी फैसला लिया था कि जो उत्तर प्रदेश के बोर्ड की परीक्षाएं हैं 12th की, जो उत्तर प्रदेश बोर्ड कराता है, जिसमें तकरीबन 29 लाख छात्र जिस परीक्षा को देने वाले थे, उन्होंने भी डेट तय कर रखा था कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में अगर कोरोना के हालात ठीक हुए तो वो भी परीक्षाएं ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक हुई और उसमें फैसला लिया गया कि ये परीक्षाएं अब नहीं होंगी, उसे देखते हुए एक बार सरकार दोबारा से इस पर पुनर्विचार करने जा रही है। और जो उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जल्द ही योगी आदित्यनाथ के साथ इस पर बैठेंगे और फैसला लेंगे कि केंद्र ने जब एक बार फैसला ले लिया है तो उत्तर प्रदेश भी शायद उनके साथ ही जाए। और जो इन्होंने फैसला लिया था कि जुलाई के दूसरे सप्ताह में एग्जाम्स कराएंगे, शायद वो भी रद्द हो जाए। बिल्कुल। और देखिए, ये चिंता अभिभावकों की है, शिक्षकों की है कि बच्चों की जिंदगी पर किसी तरह का रिस्क नहीं होना चाहिए परीक्षाओं की वजह से, इसलिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, इसकी मांग लगातार उठ रही थी। आपको हम सुनवाते हैं दिल्ली, यूपी और हरियाणा के शिक्षा मंत्रियों ने कल के फैसले के बाद क्या राय दी। खुशी है इस बात की कि बच्चों के हित में फैसला लिया गया है, बच्चों को स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है, क्योंकि देश भर के 1.5 करोड़ बच्चे इस बात से दुखी थे कि उनकी 12वीं की क्लास लगातार खिंचती जा रही है, वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि अब हम आगे की पढ़ाई कैसे करेंगे जब 12वीं खत्म नहीं होगी, और अगर परीक्षा देने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उसका नुकसान ये है कि आज जिस तरह से देश में कोरोना बढ़ रहा है उसमें उनकी जान को खतरा था। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता था कि उसके बच्चे को उसकी जान पे खेल के परीक्षा दिलवाई जाए। उत्तर प्रदेश में भी हम 12वीं की परीक्षा को भी हमने द्वितीय सप्ताह जुलाई के, यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं तो कराने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन निश्चित रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के जो चिंता है विद्यार्थियों के संदर्भ में, छात्रों के संदर्भ में, सारी परिस्थितियों का पुनर्विचार करने के बाद ही हम, यदि परिस्थितियां सामान्य होती हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में हम लोग एक बार फिर से बैठेंगे और स्थितियों के आकलन के उपरांत हम परीक्षाओं की तिथि के बारे में आगे हम निर्णय लेंगे। जो 12वीं के पेपर हैं उनके बारे में सारी जानकारी देश की लेके और सब जो शिक्षा मंत्री थे उनके सुझाव लेके और सारी बैठक करने के बाद आज उन्होंने जो पेपर थे वो कैंसिल कर दिए। कोरोना की सारी स्थिति को देखते, बच्चों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उन्होंने
12वीं का पेपर स्थगित कर दिया। और अब उसके बारे में किस प्रकार से निर्णय लिया जाएगा वो भी विचार विमर्श करके उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो लगातार अब राज्य भी अपने स्तर पर ये प्रयास कर रहे हैं कि परीक्षाओं को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था आगे क्या होगी जिससे बच्चों का मूल्यांकन हो सके, 12th के लिए आगे की राह तय हो सके। मुंबई से मुस्तफा शेख हमारे साथ है। मुस्तफा, कल जब सरकार ने फैसला लिया उसके बाद राज्य सरकारों को अपने हिसाब से चीजों को तय करना है। महाराष्ट्र में किस तरह की हलचल है, आज क्या मंथन वहां पर चलेगा, 12th के स्टूडेंट्स के लिए क्या डिसीजन हो सकता है? जी बिल्कुल, कल के सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन के बाद सभी जो स्टेट बोर्ड्स हैं उनका रुख इसी तरफ है कि परीक्षा ना ली जाए। हाईकोर्ट में एक पेटिशन है जो 12 स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम्स है उसको लेकर है और यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर ने भी यही कहा था एक बार सेंटर फैसला ले ले उसके बाद हम अपनी राय सामने रखेंगे। तो अब यही मत बनता दिख रहा है कि जो एग्जाम्स है वो नहीं कराए जाएंगे, लेकिन इसके बारे में जो आप कह सकते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो अभी तक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन अगर बच्चों के और पेरेंट्स की कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से एक सेंटिमेंट बन रहा है उसमें भी यही लगता है कि महाराष्ट्र सरकार भी इस बार की जो 12 स्टैंडर्ड की परीक्षा है वो स्टेट में नहीं कराएगी। मीनाक्षी जी, अब जयपुर का रुख कर लेते हैं। जयपुर से शरद हमारे साथ मौजूद हैं। शरद, देखिए यहाँ पर चुनौती तो ये भी है कि अगर परीक्षाएं सेंटर में नहीं हो रही हैं, रद्द हो चुकी हैं, तो अब मूल्यांकन किस आधार पर होगा? और जब हम देखते हैं कि शहरी इलाकों में भी स्टूडेंट्स हैं, ग्रामीण इलाकों में भी स्टूडेंट्स हैं, तो क्या एक यूनिवर्सल प्रक्रिया हो सकती है? ये एक चैलेंज सरकार के लिए और शिक्षा विभाग के लिए भी होगा। किस तरह की खबरें राजस्थान से निकलकर आ रही हैं शरद? देखिए मीनाक्षी, अभी तक तो राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा थे वो अड़े हुए थे कि एग्जाम होगा ही। राजस्थान में 10वीं की भी परीक्षा कैंसिल नहीं की गई है, लेकिन कल जब प्रियंका गांधी ने पत्र लिखा है और अब सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड भी कैंसिल हो गई है, तब अचानक से कल शिक्षा मंत्री का ट्वीट आया है और उन्होंने बयान जारी किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाए हैं और कैबिनेट की बैठक में तय होगा कि 10वीं और 12वीं बोर्ड जो है राजस्थान में उनके छात्रों का भविष्य क्या होगा, किस तरह से मूल्यांकन होगा और किस तरह से प्रमोट होंगे। ये सारा फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने छोड़ दिया है। लेकिन फिलहाल अभी तक 10वीं और 12वीं दोनों के बोर्ड को लेकर राजस्थान सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। शाम तक आने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे इलाकों में इसे शिक्षा मंत्री का कहना है कि इसको टाल दिया जाए, रद्द नहीं किया जाए, मगर प्रियंका गांधी की चिट्ठी के बाद थोड़ा सा दबाव में है राजस्थान की कांग्रेस सरकार, हो सकता है कि इसको रद्द कर दिया जाए। जी मीनाक्षी। शुक्रिया शरद कुमार, आपका भी खबर के लिए, जानकारी के लिए। मुस्तफा, आपका भी धन्यवाद तमाम अपडेट्स हमें वहां से देने के लिए। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। खबर बंगाल से। मुख्य सचिव को लेकर दिल्ली से कोलकाता तक हर दिन कुछ न कुछ नए किस्म का हुक्म आता है। पूर्व मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय न दिल्ली आए न जवाब दिया, तो केंद्र ने महामारी एक्ट में उन्हें जकड़ दिया। पीएम की बैठक में देरी को लेकर उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया गया। मुख्य सचिव से रिटायरमेंट के बाद अल्पन बंदोपाध्याय ममता के मुख्य सलाहकार की भूमिका में है। कांग्रेस भी खुलकर उनके साथ खड़ी है। केंद्र से पूछा है कि क्या महामारी में मदद करने की उन्हें ये सजा मिल रही है। अल्पन बंदोपाध्याय बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर है, वो जो जवाब देना है वो देंगे। राज्य सरकार को जो कहना था कह लिए। अभी तो रिटायर्ड ऑफिसर है, उस पर केंद्रीय सरकार का शोकॉस का क्या इम्पैक्ट है? तो कुछ नहीं। केंद्र के शासन का बाहर वो चले गए रिटायरमेंट के बाद। पॉलिटिकल वेंडेटा तो है ही है, ये इंतकाम लेने के लिए केंद्रीय सरकार किया, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल ये समझती हैं कि लोकतंत्र में वो जो कहें वही सही है। वो ये समझती हैं कि वो केंद्र से भी ऊपर हैं। उनको ये भ्रम है कि वो किसी भी अपमानित कर सकती हैं। उनको ये भ्रम है कि अगर प्रदेश की मुख्यमंत्री के नाते उनको पूरा प्रोटोकॉल और इज्जत चाहिए केंद्र से, लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से उन्होंने अपमान किया, देश के लोग उनको कभी क्षमा करने वाले नहीं हैं। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कैप्टन के नाराज विधायकों की फौज दिल्ली कूच कर गई है, तो सिद्धू भी यहीं से ऑपरेशन पंजाब चला रहे हैं और अमृतसर में लोग उन्हें तलाशते घूम रहे हैं। अमृतसर शहर की गलियां, दीवारों पर चिपके ये पोस्टर शायद अपने विधायक की खोज खबर ले रहे हैं।
अमृतसर पूर्वी विधानसभा एरिया से विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर ये पोस्टर एक एनजीओ ने लगवाए हैं। इस संस्था को शायद मालूम नहीं है कि सिद्धू तो पंजाब की राजनीति का हिसाब किताब दिल्ली में कर रहे हैं। कैप्टन के बागियों की फौज दिल्ली में डेरा डाले बैठी है और आला कमान के सामने 2 दिन तक शिकवे शिकायतों का पूरा रजिस्टर खुल गया। हाईकमांड के बुलावे पे उन्हें अप्रेज करने आया हूं। जो कुछ भी उन्होंने पार्टी के हित में पूछा, उन्हें पूरी तरह से सजग कर दिया। पंजाब के लोगों की आवाज जो जमीन फाड़ के आ रही है, उन तक पहुंचाने आया हूं। ग्रास रूट्स की आवाज उन तक पहुंचाने आया हूं। पंजाब में कांग्रेस विधायकों की भरपूर शक्ति के साथ सरकार चला रही है, लेकिन पलीता अंदर खाने ही लग रहा है। सूत्रों के मुताबिक 25 से ज्यादा विधायक और करीब 5 मंत्री कैप्टन अमरिंदर से नाराज चल रहे हैं। मुख्यमंत्री की कार्यशैली से विधायकों में गुस्सा है। विधायकों की शिकायत है कि सीएम उन्हें तवज्जो नहीं देते और अफसर भी उनकी नहीं सुनते। अकाली दल पर नरमी बरतने के आरोप भी नाराज गुट खुलकर लगाता रहा है। पंजाब में जो कुछ कांग्रेस में पक रहा था, उसकी दहक दिल्ली पहुंची और पार्टी ने 3 सदस्यों वाली कमेटी बनाकर चैन की सांस लेने की कोशिश की। मैं समझता हूँ पार्टी इस सारे मंथन के बाद और मजबूत होकर निकलेगी। हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है। हमारा प्रयास है आने वाले इलेक्शन में इससे भी ज्यादा हम कामयाब हों, क्योंकि पंजाब को बड़ी उम्मीदें दे। जब पार्टी बैठती है तो मंथन किया जाता है, कोई एक व्यक्ति विशेष इम्पोर्टेंट नहीं होता। पार्टी आज पंजाब इम्पोर्टेंट है, पंजाब के लिए आज कांग्रेस पार्टी इम्पोर्टेंट है। इन सारे मुद्दों को ध्यान में रख के सारा कुछ किया। मीटिंग चालू हुई है, अभी 3-4 दिन मीटिंग चलेंगी, सारों की राय लेके उसके बाद में मंथन करके एक पंजाब में कैप्टन और नवजोत सिद्धू में रिश्ते हमेशा से नरम गरम रहे हैं। कभी सिद्धू टिप्टी रहे तो कभी इस्तीफा देकर दबाव की पॉलिटिक्स की। अब दिल्ली तक मार्च से साफ है कि कैप्टन को अपने सेना को ज्यादा लेफ्ट राइट करने से रोकना होगा। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ आज तक ब्यूरो। स्थिति कितनी खतरनाक है ये बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस बीमारी ने सिर्फ जान ही नहीं जहान भी छीन लिया है। आलम यह है कि लोगों पर जिंदगी बचा पाने, खाने और कमाने का संकट खड़ा हो गया है। लखनऊ में संगीत से जुड़े कलाकार परेशान हैं, क्योंकि कोरोना ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा। ना जाने कैसी बीमारी आई कि सिसक रही हैं सरगम की सहेलियां, दुखों में आकंठ डूबी हैं आलाप की अप्सराएं। तड़प उठा है सरगम का संसार, रूठी हुई है रुबाइयां, रूठा हुआ है ताल कहरवा, रूठा हुआ है राग विहाग, रूठ गई है भैरवी। ऐसे कोरोना काल में कैसे चुने अच्छी धुनें? संगीत से जुड़े लोग परेशान हैं, कुछ सूझ नहीं रहा कि अब जीवन यापन कैसे करें। आज की स्थिति की बात अगर आप करते हैं तो आज की स्थिति बड़ी नाजुक हो चुकी है। वो काफ़ी कलाकार तो अपने संज्ञान में ऐसे हैं जिनके लिए तो जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है भाई साहब। और अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगामी समय में ये गीत संगीत से लोग दूरी बनाना शुरू कर देंगे। हारमोनियम वादकों की स्थिति फाका कशी वाली है। तबला वादकों के हाथों से पड़ने वाली थाप थमी हुई है। जम गया है दर्द सीने में, कहीं से कोई तो हो उपकार, कुछ तो करे सरकार। आज स्थिति ऐसी है कि जो कभी सोचा ही नहीं था, और हम लोग बिल्कुल घर पे बैठ गए हैं। कोई काम नहीं है, ना सरकारी ना प्राइवेट, कोई काम नहीं रह गया है। तो हम तो यही आशा करते हैं सरकार से कि हम लोग की सुध ले। खास तौर से इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं या लीड बजाने वाले जितने भी संगत कलाकार हैं, उनकी दशा तो बहुत ही खराब हो गई है। ये वो कलाकार हैं जो अलग अलग मंचों पर अलग अलग समय में अलग अलग कार्यक्रमों में शानदार काम करते थे। यही कार्यक्रम और इनकी यही संगीत की विद्या इनका रोजगार थी, मगर कोरोना ने इनका सब कुछ छीन लिया है। इसके लिए कैसे सामना कर रही है, तो
दिल ही जानता है या हमारा परिवार जानता है, और हमारे जो सहयोगी हैं, म्यूजिशियन हैं, उनका कैसे चल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा हमारा अधर्म है, ना हम अपनी तकलीफ किसी को बता पाते हैं और ना उसका कुछ सुचारू रूप से, सारे काम बंद हो चुके हैं। ऐसे महीने में रिकॉर्डिंग मिल जाती थी, हम आकाशवाणी से हैं और उनके साथ रिकॉर्डिंग में संगत, बड़े बड़े कलाकारों के साथ संगत की, लेकिन सब कुछ इस समय लग रहा है कि बंद हो चुका है। ये कलाकार लखनऊ में आलमबाग, आशियाना क्षेत्र और विराट नगर में रहते हैं, लेकिन इनके जैसे हजारों बड़े संगीत के धनी इसी लखनऊ में रहते हैं। नजाकत और नफासत जिनके दम पर जिंदा है, वहीं इनके मरने की स्थिति आ गई है। कोरोना ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। ऑनलाइन पढ़ाई से बच्चों पर बोझ न पड़े, इसके लिए जम्मू कश्मीर में नई नीति घोषित की गई है। राज्य में ऑनलाइन पढ़ाई की ये नीति एक 6 साल की बच्ची के वायरल वीडियो की वजह से जारी हुई। इस बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिकायत की। वीडियो वायरल होने के बाद एलजी मनोज सिन्हा ने नए निर्देश दिए, जिस पर नई गाइडलाइंस आई। जब मैं सुबह उठती हूँ तब 10 बजे मुझे 2 बजे तक होती है क्लास। जब कोई गेम में चीटिंग करे, इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद कंप्यूटर। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? कई बार बड़ी बड़ी दरख्वास्त काम नहीं आती, लेकिन मासूम शिकायतों का असर हो जाता है। श्रीनगर की 6 साल की माहिरा इरफान ने YouTube वीडियो से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ऑनलाइन पढ़ाई की दुश्वारियों को रखा। अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? उसने ऑनलाइन पढ़ाई के लंबे सेशंस को लेकर मासूम बच्चों पर पड़ रहे बोझ पर आंख खोली। तो अब जम्मू कश्मीर में 12वीं तक की ऑनलाइन पढ़ाई की नई गाइडलाइन आई है। जब मैं सुबह उठती हूँ तब 10 बजे मुझे 2 बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद ईवीएस, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ों बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? वायरल वीडियो जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा तक पहुंचा था, जिसके बाद उन्होंने पॉलिसी बनाने का निर्देश दिया था। मनोज सिन्हा के निर्देशों पर स्कूल शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन पढ़ाई की नई नीति जारी की। पहली से क्लास 8 तक 30 से 45 मिनट के 2 सेशन से ज्यादा नहीं हो सकते। 9वीं से 12वीं तक के लिए 30 से 45 मिनट के 4 सेशन से ज्यादा नहीं हो सकते। बच्चों की ऑनलाइन लर्निंग कैसे उनके संपूर्ण विकास में रोड़ा न अटकाए और पढ़ाई की जरूरतें पूरी हों, इसके लिए जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों को कई तरह की हिदायतें भी दी हैं। मासूम माहिरा श्रीनगर के मिंटो सर्किल स्कूल की छात्रा हैं। 2019 में उसके एडमिशन लेने के कुछ दिनों के बाद से ही स्कूलों को ऑनलाइन क्लास चलानी पड़ी है। क्यों बोला था मोदी साहब आपने? क्योंकि मुझे ज्यादा क्लासेस होती है और बहुत काम। प्रधानमंत्री तक माहिरा के संदेश से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर बेहतर गाइडलाइन बनने की जरूरत पर पूरे देश का ध्यान गया है। साथ ही माहिरा इरफान कश्मीर के बदल रहे माहौल की एक दस्तक भी है। उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम? अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। आज तक के दर्शक अपने हक की दस्तक अब खुद भी देते हैं। दर्शकों की मांग पर उनके अधिकारों से जुड़ी खबरों को हम प्रमुखता से दिखाते हैं और ऐसे ही दर्शकों की खबरें देखिए जिन्होंने अपने क्षेत्र में बदलाव की दस्तक लाने के लिए हमसे कहा। भागलपुर में कहलगांव के दर्शकों ने संदेश भेजा कि उनके रसूलपुर के उस स्वास्थ्य केंद्र की हालत दिखाई जाए जहां इलाज के लिए 2 दरवाजे हैं लेकिन दोनों पर ताला। जंग लगी कुंडी बताती है कि इसे खोलने वाली व्यवस्था महीने में कभी कभार आती होगी।
ये खुलता ना है, बस ये महीने में एक ही बार खुलता है बच्चे का टीका लगाने के समय में, उसके अलावा ये कभी नहीं खुलता है। इसी कारण यहाँ पे गाय माल बस इसी कारण से यहाँ पे सब कुछ पड़ा रहता है। सरकार ने बिजली भी दे दिया, इसका भी कोई उपचार नहीं हो रहा है। दर्शकों ने मध्य प्रदेश में खरगोन के अस्पताल का सच दिखाने की भी मांग तक दी, जहां पर सरकारी चिकित्सालय के आईसीयू में देखिए एक पंखा लगता है, दूसरा पंखा, ये तीसरा, ये चौथा। दावा है मरीजों का कि अपना अपना पंखा लाकर सरकारी अस्पताल के आईसीयू में लगाना पड़ा, लेकिन क्यों? तो मतलब रात की बंद है, रात को भी नहीं चले, रात में भी मतलब मरीज बाहर ही रहे। तो गर्मी हो रही थी, कैसे फिर हवा करेंगे? पंखे से, रुमाल से। पंखे तो ये अंकल जी घर से ले आके, उनके लड़का लेके घर से। आरोप है कि सरकारी अस्पताल के आईसीयू में एसी खराब है और बनाने वालों को प्रशासनिक अफसरों के कमरे के एसी बनाने का आदेश पहले हुआ, मरीजों की चिंता बाद में। वो सभी को करेंगे, चेंज करेंगे, वो सभी का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उधर कुछ करेंगे, इधर भी करेंगे, दोनों करेंगे, ऐसा बता। यानी तब तक दिल के मरीज जहां भर्ती हैं, वहां एसी खराब रहे और जनता अपना पंखा लेकर आए, वरना गर्मी में इलाज कराए। आज तक ब्यूरो। कोरोना की दूसरी लहर शांत होकर तीसरी लहर के लिए अब आगाह कर रही है। कोरोना से लड़ाई में सबसे अचूक हथियार है वैक्सीन, लेकिन अफवाहों के वायरस ने लोगों को डरा दिया है और टीका लगाने से लोग भाग रहे हैं। ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। राजस्थान के शेरगढ़ इलाके में कोरोना ने 80 लोगों की जान ले ली, लेकिन यहां भी लोग वैक्सीन को दुश्मन मान रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर और इसके आसपास के इलाकों ने देश को हजारों वीर सपूत दिए। इस मिट्टी में जन्मे सैनिक सीमाओं की रक्षा में लगे हैं, लेकिन जोधपुर के आसपास के इलाके इन दिनों कोरोना ही नहीं, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी अफवाहों से जूझ रहे हैं। मारवाड़ की इस धरती पे ये इलाका शेरगढ़ का है, जिसने कई सैनिक देश को दिए हैं, कई शहीद दिए हैं देश को। शेरगढ़ का इलाका कोरोना के काल में बीमारी से ग्रस्त है और त्रस्त है। क्या है जमीनी हकीकत, ये जानने के लिए हम लोग जोधपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर इस ढाणी में आए हैं और यहाँ देखते हैं कि इस महामारी को लेकर किस तरह का खौफ पसरा हुआ है। जोधपुर के पास शेरगढ़ का इलाका है। मेहनत कशों की इस धरती पर कोरोना ने पांव पसारे तो वैक्सीन को लेकर अफवाहों ने भी यहाँ सनसनी फैला रखी है। वैक्सीन को लेकर दुष्प्रचार कुछ ऐसा हुआ कि लोग वैक्सीन लगवाने के नाम से ही खौफ खा रहे हैं। लोग परेशान है, टीका लगाते हैं, वो आदमी एक भी रिया नहीं, सब मर गए। ठीक है ना, इसलिए हमारे 30-35 यहाँ पे घर है, किसी ने भी टीका लगाया नहीं और नहीं चेक कराया, और 100-150 रुपए कमाते हैं और जब गुजारा चलता है। तो कैसे आपको पता चला कि जिन्होंने टीका लगाया? तो हमने छोड़ा बाजार में। हाँ। जब वो टीका लगाया, जब वो आदमी चला गया। हाँ। इसलिए हमारे इधर टीका किसने भी नहीं लगाया। चूल्हे की धीमी पड़ी आंच को फूंकने के जरिए तेज कर रही चलाराम की पत्नी मुन्नी देवी भी वही सोचती हैं जो उनके पति सोचते हैं। इनमें भी वैक्सीन को लेकर खौफ भरा हुआ है। टीका का अभियान चल रहा है, तो टीका लगाओगे आप लोग की नहीं लगाओगे? ना, मैं नहीं लगाऊं टीका। क्यों लगाऊं? क्यों? अरे बीमारी मारे में है नहीं, कहीं नहीं आई, क्या लगाऊं? नहीं लगाऊं कोई टीका। बहुत डर लगता है टीके का। डर लगता है? क्यों डर क्यों लगता है? टीका उठी सुनते हैं भाई का खत्म हो गया, उठी टीका चढ़े, बुखार आता है, सब भी होता है। ये हाल तब है जबकि शेरगढ़ ब्लॉक में 80 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ दिया है। इस इलाके में जब कोरोना की वैक्सीन लगवाने की बात शुरू हुई, उससे पहले ही अफवाहों ने यहाँ डेरा डाल लिया। लोगों को भ्रम हो गया कि टीका लगवाने पर लोग बीमार पड़ जाते हैं, मौत के शिकार तक हो जाते हैं। किसी ने आप लोग की बस्ती में किसी ने टीका लगाया है? लगवाया, कोई लगवाया, कोई नहीं लगवाया। क्यों नहीं लगवा रहे? कोई के टीका लगाया जो देखे मर जावे, हाँ। ताव आ जाए, बुखार आ जाए, हाँ। इसलिए डर रहे मारे नहीं लगा। डर रहे? आपने लगवाया? मैं तो नहीं लगवाया।
मेरे को यही डर लगता है कि कैसे टीका लगा। किससे सुना आप लोग ने कि मर रहे लोग? अरे कि टीका लगा नहीं तो के वो भी मर गया। हाँ, जिसलिए नहीं लगाया, डर लगता है। किसी से सुना है कि आप लोग ने देखा है? देखा नहीं, कानों से सुना है। कानों से सुना है। हाँ, देखा नहीं। क्या क्या बोलते हैं टीका लगवाते मर जाते, नहीं तो हमारे साहब कोई जांच करने है। मैं तो मजदूर आदमी हूँ, काम पे चला जाता हूँ। कोई आए या नहीं आए मेरे को मालूम नहीं है। आपको टीका लगवाएंगे तो आप लगवाओगे टीका? लगवा देंगे, और क्या होगा। मरेंगे तो मरेंगे, टीके से मरते वैसे भी मरेंगे, और क्या होगा। तो ये किसने बताया कि टीके से? आप देखो मेरी बात सुनो, सब लोग गांव वाले बोलते हैं कि टीका लगाने से मर जाती है। शेरगढ़ इलाके में वैक्सीन को लेकर फैले इस भ्रम की वजह से टीकाकरण कार्यक्रम में सुस्ती आ गई है। जरूरत है भ्रम के शिकार ऐसे लोगों को जागरूक करने की। सियासतदानों के बड़े बड़े बोल, ज्ञान का उजियारा ग्रामीण भारत पहुंचते पहुंचते कहीं लुप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ तो ज्ञान अमीरों की जागीर है। आलम ये है कि ये लोग मुख्य धारा से बहुत पीछे छूटते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अफवाहों का शोर है। कैमरा पर्सन सत्या रौत्रे और अशोक शर्मा के साथ मौसमी सिंह, जोधपुर, आज तक। वैक्सीन को लेकर भ्रम जाल कई राज्यों में देखने को मिला। मध्य प्रदेश के देहाती इलाकों में भी वैक्सीन से लोग डर रहे हैं। टीके के बाद हल्का बुखार तो आम बात है, इसी को लेकर अफवाह ऐसी फैली कि लोगों को टीके के नाम से ही बुखार चढ़ने लगा। 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल लगाई, अपने गांव तरफ पे लगाई, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब उनको देखकर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया। हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ लोग लगवा के आए, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इस डर की वजह से अभी नहीं लगवाई है। वैक्सीन लगने के बाद मतलब हाथ पैर टूट से टाइप के बुखार रहता है, जे वो अब उस चक्कर में आदमी घबराने लग जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास का रतिबड़ गांव, राजधानी के करीब का ये गांव यूं तो तमाम सुविधाओं से लैस है, लेकिन यहाँ अफवाहों के जरिए पहुंची एक सोच ने गांव के लोगों की जान जोखिम में डाल दिया है। इस गांव के तमाम लोग कोरोना की वैक्सीन लगवाने के लिए तैयार ही नहीं हैं। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों के मन में डर बना हुआ है। भय है उनके मन में कि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए या फिर कोई और नुकसान ना हो। ये डर खत्म नहीं हो रहा है ग्रामीण अंचलों में। सरकार कोशिश खूब कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज के इलाके तो छोड़िए, राजधानी भोपाल से सटे रातीबड़ गांव में भी ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। गांव वाले वैक्सीन को लेकर बुरी तरह डरे हुए हैं। तुलसी के पौधे से पत्ते तोड़ रहे ये रतीबड़ गांव के लोकेश हैं। ये भी वैक्सीन पर भ्रम के मारे हैं और वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। मैं कहा 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल लगाई, अपने गांव तरफ भी लगाई, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब उनको देखकर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया कि मतलब वैक्सीन लगने के बाद, पहले सही थे, लगने के बाद दिक्कत हो गई उनको ज्यादा, तो एक भय भरा गया। और क्या उसको देख के वो तो 2-3 दिन की तबीयत रही होगी ना, मतलब वो तो हरारत रहती है, वो तो डॉक्टर भी कहते ही हैं। 20-25 दिन तक बीमार था। मेरे पिताजी खुद लगी थी, उनको खुद कम से कम 25 दिन बाद रिलीफ हुआ उनको जाके, तो इसलिए थोड़ा सा भ्रम भरा गया मन में, और कुछ नहीं। गांव में अफवाह फैली है कि वैक्सीन लगवाने से लोगों की तबीयत खराब हो जाती है, बुखार आता है और उतरता ही नहीं। वैक्सीन पर भ्रम और भय के मारे ये बेचारे टीका लगवाने से बचने के लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। क्यों वैक्सीन लगवाना चाहते हो आप? सर अभी हमारे यहाँ जिन जिन लोगों को भी लगी है, उनकी अमूमन सभी की तबीयत खराब हुई है। मेरी मदर को भी लगी है, वो भी करीब 20 दिन में रिकवर हुई हैं। और बहुत ज्यादा बुखार वगैरह और हाथ पैरों में दर्द, इस वजह से थोड़ा सा अभी देख लें। तो रिकवर तो होगा ना, बुखार तो मतलब रहता ही है, वो तो डॉक्टर बोल चुके हैं कि रहता है। लेकिन सर इतना सर 20 दिन बुखार, सर ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है ना सर, इस वजह से अभी नहीं लगवाई है। क्योंकि और भी हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ लोग लगवा के आए, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इस डर की वजह से अभी नहीं लगवाई है। मध्य प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं। इनमें से 8 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर और फ्रंट लाइन वर्कर हैं, जिन्हें पहली डोज दी जा चुकी है, जबकि 6,10,000 से ज्यादा को दोनों डोज दी जा चुकी है। 18 से लेकर 44 साल तक की उम्र वाले 15,70,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है।
45 से ऊपर की उम्र वाले 11,80,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। शहरी इलाकों में वैक्सीनेशन का काम तो ठीक चल रहा है, लोग जागरूक भी हैं, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अफवाहों के चलते लोग वैक्सीनेशन से पीछे हट रहे हैं। वैक्सीन लगवाने से इसलिए मना कर रहा है कि वैक्सीन की जो चल रही है अफवाहें उड़ रही है चारों तरफ, वैक्सीन लगने के बाद ही मतलब अच्छा खासा व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उस चक्कर में एक डर भरा हुआ है यार वैक्सीन अभी बिना वैक्सीन के इससे क्या मालूम वैक्सीन और लगवा ली तो और ज्यादा तबीयत गड़बड़ होने लगे, उस चक्कर में अभी डर के मारे अभी ऐसा वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं। अभी तक आपको ऐसा तो वो नहीं है ना कि मतलब तो अगर तबीयत खराब होती भी है तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में ठीक हो जाता है। वाली यार बात होती तो फिर अपन लगवा लेते, मगर उसमें क्या है 2-3-4 दिन नहीं, उसमें तो कम से कम 15-20 दिन लग जा रहा है आदमी को। मतलब जो मान लो ऐसा हो जाता है जैसे हाथ पैर तो बिल्कुल काम करना ही बंद कर देते हैं। सवाल यह है कि गांव में अगर इसी तरह का डर बना रहा तो पूरी आबादी को भला वैक्सीन कैसे लग पाएगी। ये बात डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर आपने वैक्सीन लगाई है तो हो सकता है आपको मामूली हरारत रहे शरीर में, 2-3 दिन आपको कमजोरी रह सकती है, लेकिन वैक्सीन लगवाना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस महामारी से बचने के लिए इस वक्त अगर सबसे कारगर हथियार कोई है तो वो वैक्सीन ही है। लेकिन ग्रामीण अंचल में रहने वाले लोगों के मन में अभी इस तरीके से वैक्सीन को लेकर के भ्रम और डर की स्थिति बनी हुई है कि फिलहाल वो वैक्सीन लगाने से खुद को बचते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन इरशाद खान के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। महाराष्ट्र और मुंबई ने कठिन लड़ाई के बाद काफी हद तक कोरोना की लहर को शांत कर दिया। मुंबई में धारावी को संक्रमण का अड्डा माना जाता था, लेकिन इतनी मौत के बाद भी यहां वैक्सीन को लेकर डर फैला हुआ है। 8 लाख की आबादी में से सिर्फ 20,000 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई है। धारावी ने एक बार फिर कर दिखाया है। सोमवार को धारावी में कोरोना के बस 2 ही केस आए हैं। ये 11 फरवरी से अब तक का सबसे छोटा आंकड़ा है, जो कोरोना की दूसरी लहर में सबसे कम है। पिछले साल मई का महीना धारावी के लिए सबसे डरावना था। मई 2020 में जब धारावी में कोरोना की पहली लहर पीक पर थी, धारावी में घुसने से डर लगता था। तब हमने आपको धारावी की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी। वहां पहुंचकर धारावी के अंदर उस कोविड केयर सेंटर में गए थे जो कोरोना की मरीजों से भरा हुआ था। धारावी में 3 आइसोलेशन सेंटर खोले गए थे जहां हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स आदि को लाया जाता था। ये पूरा स्कूल है, इसमें 10-15 स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है छोटे छोटे, कोई मराठी मीडियम है, कोई उर्दू मीडियम है, कोई इंग्लिश मीडियम है, तमिल मीडियम है, ऐसे छोटे छोटे काफी स्कूल्स है ये बड़ा सा कैंपस में। तो ये स्कूल को अभी कन्वर्ट किया गया है। अब आते हैं मई 2021 पर। तीनों आइसोलेशन सेंटर अब बंद कर दिए गए हैं और कोविड केयर सेंटर को वैक्सीनेशन सेंटर में बदल दिया गया है। ये खबर ही अपने आप में बहुत सुकून देने वाली है। जब धारावी कोरोना की पहली लहर से जूझ रहा था, यहाँ डर का माहौल पाया गया था। बीएमसी कर्मचारी घूम घूम कर लोगों की स्क्रीनिंग कर रहे थे। लोगों के काम धंधे, दुकानें बंद थी, पर अब दुकानें खुली है। कोरोना का खौफ कम हुआ है। मई 2020 और मई 2021 का अंतर साफ नजर आ रहा है। अवेयरनेस एंड सेकेंडली कि लोगों में डर जो था पहले वो नहीं है, बट लोग पैनिक नहीं हो रहे, इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं। धारावी में इस साल 5 महीने में 3011 केस निकले हैं। जनवरी में 117, फरवरी में 157, मार्च में 829, अप्रैल में 1531 और मई में 377 केस मिले, जबकि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 42,000 लोगों की गई। वहीं 1 मई को धारावी में करीब 1,000 एक्टिव केस थे। 10 मई से धारावी में केस कम आना शुरू हो गया। 26 मई को भी मात्र 3 केस रह गए थे। धारावी ने कोरोना की पहली लहर का कोहराम भी देखा, फिर उसे काबू होते भी देखा। पिछले साल मई में 1402, जुलाई में 288, सितंबर में 401, नवंबर में 145 और दिसंबर में 119 केस दर्ज हुए थे। पिछले साल मई में प्रवासी कर्मचारी अपने घरों को लौट रहे थे। जो नहीं जा पाए वो डरे हुए थे, काम धाम नहीं था। धारावी में मशीनों का शोर शांत हो गया था। अब मई 2021 में कुछ बदला हुआ है। अब प्रवासी घर लौट रहे हैं,
हालांकि पुराने दिन पूरी तरह नहीं लौटे हैं, लेकिन काम शुरू हो गया है। बंद हुआ था पिछले साल? बंद था, 6-7 महीना बंद था। अच्छा, हाँ। कितने मजदूर काम करते थे? 12 लोग थे अभी, लेकिन है 5 लोग। तो सब लोग वापस चले गए थे क्या? सब वापस चले गए। और लाए कैसे फिर इनको? पैसा भेज के खर्चा पानी दे देगा, कैसे भी करके लाए। अच्छा, लेकिन आपके आसपास के धंधे वाले देख रहे हैं। मई 2020 में धारावी में 6 हेल्थ पोस्ट बनाए गए थे। उसमें आशा वर्कर काम करती थी। उनका काम था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। धारावी में जैसे ही कोरोना का नया केस आता था, आशा वर्कर उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करती थी। एक मरीज के पीछे आशा वर्कर सैकड़ों लोगों को ट्रेस करते थे। साल 2021 में आए तो हेल्थ पोस्ट धारावी में अब नहीं रहा है। यहाँ आशा वर्कर अब भी है, पर अब ये लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग नहीं करते। अब वो अपने रूटीन काम करने में लगे हैं। हेल्थ पोस्ट में बच्चों के टीके लगने का काम शुरू हो गया है। धारावी में केस कम होने की वजह यह भी है कि लोग अब समझ चुके हैं कि कोरोना कितना घातक हो सकता है। लोग मास्क लगाकर घूम रहे हैं और अपनी तरफ से पूरी सावधानी बरतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ यही बात नहीं थी। एक बात और अच्छी थी कि पिछले साल हुए सीरो सर्वे में 57% लोगों में एंटीबॉडी पाए गए थे, मगर अब उस कवच की अपनी समय सीमा है। अब जरूरत है वैक्सीन की। वो धारावी की आबादी के हिसाब से बहुत ही कम हुआ है। अब धारावी के अंदर वैक्सीन के लिए 3 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन करीब 8 लाख की आबादी वाले धारावी में पिछले 2 महीने में महज 19,638 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। वैसे तो पूरे मुंबई और महाराष्ट्र में वैक्सीन की भयंकर कमी है, पर धारावी में इतना कम वैक्सीनेशन होने के पीछे एक वजह लोगों में वैक्सीन के प्रति हिचक भी है। मैंने तो आज तक नहीं लगवाया। लगाएंगे? क्या करूँ, वैसे तंदुरुस्त हूँ मैं, अच्छा हूँ। लगाना लोगों में कुछ डर नहीं रहा, लेकिन अभी जो माहौल था तो उस हिसाब से जो वैक्सीन अभी लोगों ने लिया, लाइन लंबी कतारें लग गई, लोग भाग रहे वैक्सीन के लिए। नहीं लगाया अभी तक, तो फिलहाल तो लगाएंगे ही। हाँ, नुकसान तो हुआ है हमारे घर में एक जन को, डेथ हो गई। हाँ, इसके लिए नहीं लगाए। शुरुआत में तो 100 हमको बेनिफिशरीज करना था, तो रिस्पांस बहुत कम था, हार्डली 25-30 होता था। लेकिन अभी हमने जो कोशिश किया है घर घर जाके लोगों को जो बेनिफिशरीज है उनको अपॉइंटमेंट देके खुद बुला के लाना, तो अभी 100 आउट ऑफ 100 हो रहा है। अभी वैक्सीन के लिए प्रतिशत मिल रहा है। कोविड की पहली लहर ने मुंबई के घने आबादी वाले और झुग्गी झोपड़ियों वाले धारावी जैसे इलाकों में कहर बरपाया था। दूसरी लहर का असर हाईराइज बिल्डिंग्स में ऊंची इमारतों में देखा गया, लेकिन तीसरी लहर कहां पर किस तरीके से असर करेगी, इसका अंदाजा अभी तक किसी को नहीं लग पाया है। उस पर उपाय सिर्फ वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन और वैक्सीनेशन ही कहा जा रहा है। अब मुंबई महानगर पालिका यह वैक्सीनेशन किस तरीके से करती है, उस पर ही तीसरी लहर का भविष्य निर्भर होगा। कैमरामैन वैभव कंगुटकर के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक।